नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नर्सिंग साइंस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहने वाला मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लगभग पिछले एग्जाम में भी आ चुके हैं और इस बार नए एग्जाम जो है उनमें भी आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की इस क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज, यानी कि इनमें से मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जो बोन को फ्रैक्चर करने हेतु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए, सेप्टिसीमिया या हाइपरटेंशन, फैट एम्बोलिज्म या फिर हेमरेज। हाइपरटेंशन का तो कोई रिलेशन नहीं है फ्रैक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सीधा सीधा कट हो गया। अब आ गया सेप्टिसीमिया। ठीक है, और आपके सामने फैट एम्बोलिज्म और हेमरेज, इन तीनों के बीच में आपको आंसर देना है। हेमरेजिक के सीधे से आप असर समझ सकते हैं, ब्लीडिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। ठीक है, तो जो आपके सामने दो ऑप्शन बचे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक होता है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर वाले जो पेशेंट होते हैं, उसमें फैट एम्बोलिज्म में डेवलप होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। किसके अंदर? जिसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, उसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर होने का यानी कि फैट एम्बोलिज्म डेवलप होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर फैट एम्बोलिज्म होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, और फ्रैक्चर के पहले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म है 24 से 48 घंटे के अंदर फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। और अगर 48 घंटे के बाद में एयर एम्बोलिज्म है तो उनका वो थोड़ा रिस्क है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज पूछा है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, सी आंसर, यानी कि जो फैट एम्बोलिज्म है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, बोन के फ्रैक्चर होने का। तो यहाँ पर सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके जो कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे सिम्टम्स में क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसके अंदर कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। एक होता है रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ठीक है, हाइपोक्सिया, और क्या होता है, मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, और क्या है, अपर चेस्ट में और जो नेक होते हैं वहाँ पर पटेचियल रेसेस भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फैट एम्बोलिज्म है वो आपका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर का। ठीक है, अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज टर्म्ड एज, यानी कि यूरिनेशन का बहुत एक्सेसिव लेवल है वो नाइट टाइम में, मतलब थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है, यानी कि यूरिन नाइट टाइम में ज़्यादा आता है, तो उसको, उस टर्म्स को आप क्या कहते हैं। जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पायूरिया, पोलीयूरिया, नोक्चूरिया या फिर डिस्यूरिया। देखो, पायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता आंसर, पस इन यूरिन यानी कि पायूरिया। अब एक सामने आपके दे रखा पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन, लेकिन अपने को पूछा है एट नाइट, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा आपके सामने है नोक्चूरिया, नोक्चूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब पीछे एक ऑप्शन आपके बचा है डिस्यूरिया, डिस्यूरिया का मतलब होता है डिश यानी कि डिफिकल्टी, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते समय जो पेन फील होता है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्यूरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार नोक्चूरिया, यानी कि एन से एन का संबंध रखो आपको समझ आ जाएगा, एन फॉर नाइट, एन फॉर नोक्चूरिया, यानी कि नाइट टाइम टर्म के अंदर जो यूरिन का एक्सेसिव फ्लो होता है उसको आप क्या कहते हैं, नोक्चूरिया। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कॉमन ऐसा कौन सा टाइप्स है, ठीक है, जो फ्रैक्चर होने का सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, किसमें, बच्चों के अंदर। जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो कूली फ्रैक्चर, और आपके सामने सेकंड है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर पोर्ट्स फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखिए,
कूली फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर एट डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोन अपर आर्म। कहाँ पर? डिस्टल बोन, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोन अपर आर्म। ठीक है, ये होता है कूली फ्रैक्चर। एक और आपके सामने दे रखा है पोर्ट्स फ्रैक्चर। पोर्ट फ्रैक्चर का होता है मिडिल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया एंकल फ्रैक्चर, वो आपका कहलाता है पोर्ट्स फ्रैक्चर। ठीक है, और आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है डी, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये आपका कॉमनेस्ट टाइप होता है, कॉमनेस्ट टाइप होता है जो आपका बच्चों के अंदर फ्रैक्चर होने का दिखाई देता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो आपका कॉमनेस्ट टाइप होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन किस टाइप का है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा इज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है क्रोनिक अस्थमा का? एम्पाइसीमा, एटलेक्सिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूमोथोरक्स। देखिए, एटलेक्सिस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का मतलब लंग्स का कोलेप्स होना और एयरलेस स्टेट होता है, यानी कि कोलेप्स लंग, या फिर आप इसे कहते हैं एयरलेस स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये होना क्या कहलाता है? एटलेक्टिसिस। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्रोनिक अस्थमा का। लेकिन एम्पाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स के जो एयर है वो सेक्स डैमेज हो जाती है और परमानेंट रूप से ये बढ़ जाती है एम्पाइसीमा के अंदर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहने वाला है, जो कि आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? क्रोनिक अस्थमा का। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखना कि जो न्यूमोथोरैक्स जो ये दे रखा न्यूमोथोरैक्स है एक प्रकार का एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इनटू द प्लूरल कैविटी। आप समझ पा रहे हैं कि जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर का क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इनटू प्लूरल कैविटी, न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पूछा है क्रोनिक अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर टीबी एक्सेप्ट। देखिए, अपने को पूछा है टीबी की फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, इथाम्बुटोल, रिफाम्पिसिन या फिर आइसोनियाजिड या फिर साइक्लोसेरिन। देखिए, फर्स्ट लाइन जो मेडिकेशन होती है वो कौन कौन सी है? एक तो है आपकी इथाम्बुटोल, दूसरी आपकी रिफाम्पिसिन। ठीक है, यहाँ पर अपने को फर्स्ट लाइन है इनमें, लेकिन एक जो है वो नहीं है। कौन कौन सी, उसको आंसर करना है। तो इथाम्बुटोल है वो आपकी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है किसकी? टीबी की। और रिफाम्पिसिन भी है, आइसोनियाजिड ये भी है, और आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा है साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन है वो आपकी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अपने को एक्सेप्ट का पूछा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाने वाला है? डी, साइक्लोसेरिन। ठीक है, और सेकंड लाइन कुछ मेडिकेशन होती है टीबी की, ये तो आपको मैंने तीनों बता दी किसकी? फर्स्ट लाइन। कुछ सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन की कौन कौन सी आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपका ओफ्लेक्सासिन, दूसरी है लीवोफ्लेक्सासिन, ठीक है, और मॉक्सीफ्लैक्सासिन, और आपकी कौन सी होती है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये आपकी सेकंड लाइन मेडिकेशन होती है टीबी की। अब कुछ इसमें ऐड और की गई है, न्यू है, इनको आप मोस्ट याद रखना। न्यू एंटी टीबी वो कौन कौन सी है? एक तो है आपकी बेडाक्यूलिन, ठीक है, बेडाक्यूलाइन, और दूसरी है डेलामेनिट। ये आपकी न्यू एंटी टीबी ड्रग्स है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट लाइन का पूछा था, इनमें से सारी फर्स्ट लाइन ये है, लेकिन आपको एक को छोड़कर है वो फर्स्ट लाइन नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन द आई इज नॉन, यानी कि आँख के अंदर मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्ट करना क्या कहलाता है? इंसप्लेशन, इंसर्शन, इनेक्शन या फिर इंस्टिलेशन। देखिए,
इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, मेडिकेशन है वो आपको ड्रॉपर के द्वारा जो आपकी कैविटी होती है उसके अंदर मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना। तो यह पर आपने को क्वेश्चन भी यही पूछा है, डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक होता है इनेक्शन। इनेक्शन का मतलब होता है आप कोई भी मेडिकेशन है उसको फ्रिक्शन के द्वारा, जैसे कोई जेल होती है वो या फिर कोई लोशन होता है, वो आप जो करते हैं उसको जैसे ही मतलब उसको प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिकेशन देते हैं इसके थ्रू फ्रिक्शन के द्वारा, तो वो आपका कहलाता है इनेक्शन बाय फ्रिक्शन, ये आपका कहलाता है इनेक्शन। और इंसर्शन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड ड्रग्स होती है उसको आप एडमिनिस्टर करते हैं किसमें, किसी भी बॉडी कैविटीज़ में। जैसे आप कोई सपोजिटरीज वगैरह लगाते हैं रेक्टल या फिर वेजाइना में, वो क्या कहलाता है आपका इंसर्शन कहलाता है, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्टर ड्रग इंसर्ट इनटू कैविटी, ये क्या कहलाता है आपका इंसर्शन। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और दे रखा है इनसप्लेशन। इसका मतलब होता है कोई भी आप है एप्लीकेशन है वो वेपोर करते हैं, यानी कि उसको यानी कि वाष्प के रूप में आप उसे मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है इनसप्लेशन, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ वेपोर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पूछा था एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन द आई एज, आँख के अंदर दवाई को डालना क्या कहलाता है इंस्टिलेशन, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज द कन्फर्म डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार और क्वेश्चन को ढंग से समझना, अपने को क्या पूछा है इन फॉलोइंग विच इज द कन्फर्म डायग्नोस्टिक, यानी कि कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि टेस्ट है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर या फिर बायोप्सी या फिर यूट्राइन स्कैन। तो जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पैप स्मीयर होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। और जो बायोप्सी है वो आपका एक प्रकार का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अपने को कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट का पूछा है वो आपका बायोप्सी रहेगा, और पैप स्मीयर का अगर पूछे तो वो एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई पूछते तो वो आपका सीधा जाता आंसर पैप स्मीयर, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इज नाउन एज, यानी कि डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम्स हो रही है किसमें, स्वेलिंग करने में, उसे आप किस नाम से जानते हैं, डिस्फेजिया, डिसएर्थरिया या फिर एग्नोसिया या फिर अफेजिया। देखिए कुछ टर्म्स होती है यानी कि, और इसको ट्रिक्स के साथ आप समझना। यहाँ पर जो आपके सामने एक होता वर्ड डिसफेजिया, इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर जो जी आ रहा है जी का मतलब होता है गैग रिफ्लेक्स, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। अगर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दे दे तो आप आंसर क्या देंगे, यहाँ पर जो एस आ रहा है एस का मतलब होता है स्पीच से रिलेटेड, इसको ट्रिक्स के माध्यम से आप समझना, यानी कि डिफिकल्टी इन स्पीच, डिफिकल्टी इन स्पीच क्या हो जाएगा आपका डिस्फेजिया। तो यहाँ पर अपने को स्वेलिंग से रिलेटेड पूछा है, तो स्वेलिंग मतलब गैग रिफ्लेक्सेस प्रॉब्लम्स, जी फॉर गैग रिफ्लेक्स, तो वहाँ पर आपका जी से जी को जोड़ा तो गैप रिफ्लेक्स और स्वेलिंग यानी कि डिस्फेजिया हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए रह गया। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि इन बर्न पेशेंट, यानी कि एक बर्न पेशेंट है उसमें लीडिंग कोज ऑफ डेथ, यानी कि डेथ होने का जो लीडिंग कोज है वो कौन सा है, हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज या फिर हेमरेज या फिर इन्फेक्शन। देखिए अगर कोई पेशेंट है बर्न क्लाइंट है तो उसमें लीडिंग कोज है फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं उसमें तो होता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। अपने को पूछा क्या लीडिंग कोज, तो फर्स्ट 24 आवर ये हो गया लीडिंग कोज, तो आंसर आपका क्या रहने वाला बी। लेकिन एक चीज़ याद रखना आप, आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स इन्फेक्शन है वो आपका मोस्ट कॉमन कोज होता है किसके लिए, डेथ के लिए, एट फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। वो हो जाएगा आपका
इन्फेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज जब आपका लीडिंग कोज है किसका, बर्न पेशेंट के अंदर डेथ होने का। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल इज कॉल्ड, यानी कि एल्वियोलर वॉल का डिस्ट्रक्शन होने का जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्पाइसीमा, या फिर लंग एब्सेसिस, या फिर एपाइमिया। देखिए ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, यानी कि ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन होना। क्या गलत है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, ये हो जाएगा आपका ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और एम्पाइमा का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि पस कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, पस का कलेक्शन होता है, वो कहलाता है आपका एम्पाइमा। ठीक है, और एम्पाइसीमा का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है किसके अंदर, एल्यूलर वॉल का। यही आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर आपका करेक्ट क्या है, बी। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन किस टाइप का है कि पेशेंट्स पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट। पेशेंट की जो पल्स रेट है वो कितनी है, लेस देन 60 बीट पर मिनट है। यह किस प्रकार की टर्म है, इसे आप किस प्रकार के टर्म्स कहेंगे। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि अगर पल्स रेट है लेस देन 60 बीट पर मिनट है तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, नॉर्मल पल्स है वो आपकी 60 से 100 के बीच में होती है, तो इसमें अडल्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट है तो ब्रेडिकार्डिया है, और मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो वो क्या कहलाता है, टैकीकार्डिया। अपने को पूछा है लेस देन 60 बीट यानी कि ब्रेडिकार्डिया। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्रोमेगेली अकर्स ड्यू टू। एक्रोमेगेली है वो क्यों होता है। ठीक है, देखिए एक वर्ड होता है आपके सामने गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन किसके अंदर, बच्चों के अंदर। कौन सा वर्ड है, गिगेंटिज्म। इसका मतलब होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है, उसकी वजह से बच्चों में क्या होता है, गिगेंटिज्म होता है। अब अपने को पूछा है एक्रोमेगेली। ठीक है, तो एक्रोमेगेली का मतलब होता है एक डिसऑर्डर होता है अडल्ट के अंदर जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है टू मच ग्रोथ हार्मोन्स इन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, देखो हाइपो यानी कि लेस, लेकिन जब टू मच बोला है यानी कि बहुत ज़्यादा तो हो जाएगा हाइपर पिट्यूटरिज्म। यानी कि पिट्यूटरी है वो ग्लैंड हार्मोन को ज़्यादा सिक्रेट करती है, इसका मतलब हो गया हाइपर कम करती है, मतलब हाइपो पिट्यूटरिज्म। लेकिन एक्रोमेगेली का मतलब होता है हाइपर पिट्यूटरिज्म, यानी कि एक्सेसिव मतलब टू मच ग्रोथ हार्मोन्स है वो अडल्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ए। एक्रोमेगेली यानी कि अडल्ट के अंदर जो मतलब डिसऑर्डर होता है वो एक प्रकार का टू मच ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस कारण एक्रोमेगेली नाम की एक डिजीज है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ। क्रिटिनिज्म है वो किस प्रकार का रिजल्ट है वो अकर्स करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा, हाइपोपैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म या फिर हाइपरथायरोडिज्म। देखिए क्रिटिनिज्म का मतलब होता है हाइपरथायरोडिज्म, नहीं सॉरी हाइपोथायरोडिज्म इन चिल्ड्रन। कब होता है, यूजुअली फ्रॉम बर्थ से होता है। देखिए क्रिटिनिज्म का मतलब होता है हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, और किस में होता है, ये चिल्ड्रन में होता है।
कब से होता है? यूजुअली फ्रॉम बर्थ, यूजुअली फ्रॉम बर्थ। ठीक है, लेकिन एक वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा का मतलब क्या होता है? ये तो बच्चों का बता दिया मैंने। मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा का मतलब होता है ये अडल्ट में एक प्रकार का हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। किस में होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म किस में होता है? अडल्ट के अंदर। ठीक है, उसके मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का फेलियर ऑफ थायराइड ग्लैंड की सीवियर डिग्री होती है जो कोमा से लगभग एसोसिएट होती है। ठीक है, तो मिक्सिडोमा है वो किस में होती है? अडल्ट के अंदर होती है। तो यहाँ पर अपने को पूछा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन। इसमें ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सी। करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी। ठीक है, अब अगला आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 3PS मतलब 3 है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड है, एक को छोड़कर। चारों ऑप्शन पी से शुरू हो रहे हैं, एक को छोड़कर वो जिसका संबंध डायबिटीज़ मेलाइटिस से नहीं है। देखिए पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन, ये हो गया आपका पोलीयूरिया। ठीक है, और पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि खूब सारी प्यास लगना। ठीक है, और पोलीफेजिया, पोलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव हंगर, खूब सारी भूख लगना, एक्सेसिव हंगर। ये पूरी की पूरी किस में कंडीशंस होती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन बचा है पीछे पोलीमेनोरिया, तो ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस से संबंध नहीं रखता है, जो कि आपका यहाँ पर गलत आंसर है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर छोड़कर बताना है, तो बी आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है हिमेटोमेसिस मीन्स। हिमेटोमेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है हीमोप्टाइटिस। हीमोप्टाइटिस का मतलब होता है ब्लड इन स्पुटम, यानी कि जो बलगम होता है उसके अंदर ब्लड का आना क्या कहलाता है? हीमोप्टाइसिस। इसका मतलब होता है ब्लड इन स्पुटम। ठीक है, अपने को पूछा है हेमेटोमेसिस, इसका मतलब होता है कि वोमिटिंग के अंदर है वो ब्लड कंटेंट का आना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपके सामने वोमिटिंग वाला ऑप्शन है सी। सीधा सीधा आंसर है सी, यानी कि वोमिटिस कंटेनिंग ब्लड। ब्लड है वो वोमिट के साथ में आता है तो वो कहलाता है हिमेटोमियासिस। ठीक है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। अगर आपको पूछे कि हेमोपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, तो स्पुटम के अंदर है वो ब्लड का आना क्या कहलाता है? हेमोपेटाइटिस। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई। यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा कोज है वो यूटीआई करता है, कोज करता है? ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर स्टेफाइलोकोकाई, या फिर टी वेजाइनलिस। देखिए, मोस्ट कॉमन कोज टाइप है वो आपका यूटीआई का यूजुअली कोज होता है ई कोलाई। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है आपका। ई कोलाई का मतलब क्या होता है? ई कोलाई का मतलब होता है एस्चेरियाची कोलाई, एस्चेरिया कोलाई। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो कि यूटीआई को कोज करता है। बैक्टीरिया होता है जो कि आपका जीआई ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। कहाँ होता है? जीआई ट्रैक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कोज आपको पूछा है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, तो एस्चेरिया कोलाई आपका करेक्ट आंसर है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज नाउन एज, यानी कि लंग्स का रिमूवल करना एंटायर यानी कि पूरा का पूरा, उसको आप क्या नाम से जाना जाते हैं? न्यूमोनेक्टोमी, या फिर ऑर्किटोमी, या फिर गैस्ट्रेक्टोमी, या फिर लोबेक्टोमी। देखिए, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टोमक, रिमूवल ऑफ स्टोमक। ठीक है, लेकिन आपके सामने लोबेक्टोमी ऑप्शन और दे रखा है। लोबेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लोब ऑफ लंग्स। देखो, लोब से रिलेटेड है तो रिमूवल ऑफ
लोब ऑफ लंग, यानी कि लंग्स के लोब को रिमूव करना क्या कहलाता है? लोबेक्टोमी। एक आपके सामने ऑप्शन दे रखा है न्यूमेक्टोमी। न्यूमेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो लंग्स होता है, एंटायर लंग्स है, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? न्यूमेक्टोमी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स मतलब न्यूमेक्टोमी। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज, यानी कि हार्ट लेयर है वो मिडल लेयर है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है? पेरिकार्डिटाइटिस, एंडोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। देखिए, पेरिकार्डिटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द हार्ट क्या कहलाता है आपका? पेरिकार्डिटाइटिस। ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके सामने दे रखा है एंडोकार्डिटाइटिस। एंडोकार्डिटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। इनर लेयर ऑफ द हार्ट, यानी कि क्या? इन्फ्लामेशन, इनर लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? एंडोकार्डिटाइटिस। अब पीछे आपके ऑप्शन बचा सी, यानी कि मायोकार्डिटाइटिस। मायोकार्डिटाइटिस का मतलब होता है मिडल लेयर ऑफ द हार्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डिटाइटिस। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है शॉक दैट अकर्स ड्यूरिंग स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड इंजरी के दौरान जो शॉक है वो कोज होता है या फिर अकर्स होता है, उस शॉक को आप किस नाम से जानते हैं? ठीक है, देखिए आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक है जिसमें क्या होता है? हार्ट पेरिफेरल ऑर्गन्स में रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड पंप करने में इनेबल होता है। क्या होता है कार्डियोजेनिक में? हार्ट है वो पेरिफेरल ऑर्गन्स, इसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड पंप उसको करने में क्या होता है? इनेबल होता है ये। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक तो आपका इससे मतलब स्पाइनल कोड से रिलेटेड नहीं है, वो सीधा के सीधा किससे रिलेटेड है? हार्ट से। ठीक है, सेप्टिक शॉक है वो आपका क्या होता है? ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर सेप्टिसोमिया। ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर सेप्टिसीमिया, यानी कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या फिर कोई सेप्टिसीमिया हुआ था उस टाइम जो शॉक होता है वो किस टाइप का होता है? सेप्टिक शॉक कहता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे, तो जो स्पाइनल कोड इंजरी के दौरान जो शॉक है वो कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक शॉक। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है आइडियल टाइम फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर। देखिए, एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। इनके अलग अलग दोनों के लिए टाइम आइडियल टाइम्स होते हैं। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है उसके लिए 6 से 12 महीने जो होते हैं उसके अंदर वो आइडियल टाइम होता है रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जबकि अपने को पूछा किससे? क्लेफ्ट लिप से रिलेटेड। तो क्लेफ्ट लिप्स का मतलब होता है कि लिप का रिपेयर करना आइडियल टाइम उनके लिए होता है 3 से 6 महीना। तो ये चीज़ सीधी सीधी आपको याद रखनी पड़ेगी। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइडियल टाइम होता है किसके लिए? क्लेफ्ट लिप रिपेयर को करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन विच इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया इज। जाइलोकेन है उसके कितनी % कंसंट्रेशन है जिसका यूज है अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए करते हैं? यहाँ पर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया इस वर्ड को याद रखना। यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया वो नहीं बोला, आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया का पूछा है। तो लोकल एनेस्थीसिया आप लोगों को पता होगा
लिग्नोकाइन या फिर जाइलोकाइन उसका 2% जो होता है उसको अपन यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, तो 2% है वो लोकल एनेस्थीसिया, लिग्नोकाइन या फिर जाइलोकाइन का 2% है उसको यूज करते हैं किसके लिए, लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स के लिए। लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए कितना यूज करते हैं, 5%। सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनीमिया इन ए पेशेंट एक्सेप्ट। ये जो साइंस दे रखे आपके सामने चारों, इनमें से आपको एनीमिया जो पेशेंट है उनके अंदर किस प्रकार का साइन है वो देखने को नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनीमिया इन ए पेशेंट एक्सेप्ट, एक को छोड़कर है। ठीक है, येलोनेस ऑफ द स्किन, लेथार्जी, टैकिकार्डिया, डिस्पनिया ऑन एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पर आपको चीज़ याद रखनी है कि जो येलोनेस ऑफ स्किन होती है वो किस में देखने को मिलती है, पीलिया, जॉन्डिस, उसके अंदर ये चीज़ है वो येलोनेस स्किन आर सीन इन जॉन्डिस नॉट इन एनीमिया। याद रखना है कि ये केवल और केवल किस में देखने को मिलती हैं, पीलिया के अंदर होती है, जॉन्डिस के अंदर देखने को मिलती है, जबकि एनीमिया में ये देखने को नहीं मिलती है। पेल स्किन कैन बी नोटेड एनीमिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर इसको छोड़कर बताना था, तो ए आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों साइन है वो किस में देखने को मिलेंगे, एनीमिया के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम से रिलेटेड बताएं। काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ भी रखे हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपको नए वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तब तक एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।